हेलो नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ह्यूमन ब्रेन होता क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, आखिर इसके कार्य क्या क्या होते हैं। अब बस इतना समझ जाइए कि जो हमारा बॉडी है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो अंग होता है, वो हमारा ब्रेन ही होता है। इसके बिना ये जो पूरे शरीर का ढांचा दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है। ये हमारे पूरे बॉडी का मात्र 2% होता है, लेकिन ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये तो इतना छोटा है, ये क्या करेगा, तो उनसे बोल देना कि अक्सर छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े बड़े काम करती है। जैसे में आप अपने ब्रेन को ले लीजिए, आपका जो पूरा बॉडी है वो मान लीजिए अगर 100 kg का है तो मात्र उसमें 2 kg का ब्रेन होगा। 80 kg का है तो लगभग 1.5 किलो के आसपास का ब्रेन होगा। और ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। और इसे ब्रेन को संसार का 8वां अजूबा माना जाए तो कोई इसमें दुराय वाली बात नहीं है। फिर सवाल आता है कि आखिर ब्रेन में कुछ स्पेशल है क्या। तो धरती पे जितने भी सारे जीव हैं उसमें अगर देखा जाए तो जो मनुष्य होता है ये सबसे ऊपर आता है। उसका कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये बाकी जीवों की तुलना में ही हाई कोटि का होता है। कारण क्या है, बोलेंगे कि सर ब्रेन तो हाथी के पास भी है, चिंपांजी के पास भी है, चींटियों के पास भी है, यानी सभी जीवों के पास तो ब्रेन होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी जीवों की तुलना में ऊपर क्यों आते हैं। सवाल तो यही है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ये बात है लगभग 20 से 25 लाख साल पहले की। उस समय इंसान होमो सेपियंस नहीं, होमो हैबिलस कहलाते थे। तो उस समय हुआ क्या कि जो हमारा ब्रेन था वो उतना विकसित नहीं था, लगभग संतरे के आकार का था हमारा ब्रेन। लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने शिकार करना शुरू किया। हम लोग सिर्फ भोजन की तलाश में रहते थे। और ये भी खास बात थी कि उस समय हम लोग भोजन को पकाना तक भी नहीं जानते थे, तो हमें कच्चे मांस खाना पड़ता था। और कच्चे मांस खाने में हमें अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे चलाइएगा ना, कच्चा मांस खाते हैं, अगर आप लोग मुर्गा मछली खाते होंगे तो अगर मुर्गा थोड़ा कम पका रहेगा ना, या चिकन बना रहे हैं कम पका रहेगा, तो उसके मांस को चबाने में बड़ा दिक्कत होता है, पूरा जबड़ा दुखा जाएगा। लेकिन वही मांस बढ़िया से पक जाता है तो उसको चबाना ईजी हो जाता है। तो वैसे ही हम लोगों ने जैसे जैसे भोजन को पका के खाना शुरू किया, हमारी एनर्जी बचने लगी। अब चूंकि कच्चा भोजन में जबड़ा हिलेगा ज़्यादा, एनर्जी अधिक खर्च होगी, साथ में जो हमारी आंतें होती हैं उसको भी अधिक मेहनत करनी पड़ती थी उसको पचाने के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने भोजन को पका के खाना शुरू किया, हमारे दिमाग का विकास क्या हो गया, शुरू हो गया। दूसरा दिमाग के विकास में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था हमारा 2 पैरों पे चलना। अब तुम ही सोचो कि तुम माओ बन के चल रहे हो, चारों हाथ, दोनों पैर है या दोनों हाथ को लेकर, जैसे बच्चा चलता है ना वैसे चल रहे हो, तुम कितना दूर तक देखने वाले हो, ढेर दूर नहीं देख पाओगे। तो शिकार के लिए हम लोगों ने क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू किया। जैसे बंदर नहीं देखता 2 पैर पे खड़ा हो जाता है और उसके बाद दूर तक ले वो देख पाता है, तो वैसे ही हम लोग सीधे हो गए। और जो हमारा पैर है सिर्फ पैरे का यूज़ करने लगे और जो हाथ होता है उसको अन्य कामों में लगाने लगे। तो हुआ क्या, इसी को हम लोग बाईपैडलिज्म भी बोलते हैं, द्विपैरवाद बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। अब चूंकि जब आपकी एनर्जी बच रही है तो सिंपल सी बात है वो कहीं ना कहीं खर्च होने वाली है। और कहाँ खर्च होने वाली है, तो सिंपल सी बात है कि वो ब्रेन को विकसित करने में खर्च होगी। और धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है वो बाकी स्पीसीज या बाकी प्रजाति की तुलना में, जाति की तुलना में वो अधिक विकसित हो गई। पहले हमारा ब्रेन छोटे साइज का था और धीरे धीरे क्या हो गया, विकसित हो गया। और ये इतना एडवांस हो गया कि बाकी सारे जीवों पर हम लोग राज करने लगे। अब तुम ही सोचो, क्या हम लोग स्ट्रेंथ में ज़्यादा हैं जी, हाथी के पास हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है क्या, शेर से ज़्यादा मजबूत हैं, शेर एक बार में फाड़ के खा जाएगा, बट स्टिल हम लोग शेर को चिड़ियाघर में रखते हैं। कारण क्या है, ये ब्रेन। ये हमारे बॉडी का मात्र 2% होता है, लेकिन ये पूरी बॉडी का लगभग 20% एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। और जो हमारा ब्रेन होता है इसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उसी के सहारे हम लोग किसी चीज़ को सोच पाते हैं या सूचनाओं को इधर से उधर भेज पाते हैं। 86 अरब समझिए कि इतना होता है कि अगर आप हर एक सेकेंड में एक न्यूरॉन गिन रहे हैं तो आपको पूरा काउंट करने में लगभग 3000 साल लग जाने वाला है। ये इतनी संख्या होती है और ये सब के सब हमारे ब्रेन के भीतर है। अब हम लोग चूँकि 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट का काम क्या क्या होता है, बस उसी के बारे में जानना है। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन। अब पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बस इतना समझ लीजिए कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये हमारे शरीर का एक अत्यंत ही कोमल अंग होता है, बहुत ही नाजुक है। और इसके वेट की बात कर लें तो जो नर होते हैं और जो मादा होती हैं उसमें ब्रेन का साइज अलग अलग होता है। ह्यूमंस की बात करें तो जो नर होते हैं उनके ब्रेन का औसत भार होता है 1450 ग्राम, यानी लगभग 1450 ग्राम। और जो महिलाएँ होती हैं उनके ब्रेन का साइज है लगभग 1350 ग्राम। तो अगर आप किसी महिला से जाके बोलें कि तुम्हारे ब्रेन का वजन कम है, 1350 ग्राम है, पुरुषों का ज़्यादा, अक्सर पुरुषों का जो ब्रेन का कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है।
फीमेल्स की तुलना में। अब ये लड़कियाँ बात मानती ही नहीं हैं, बोलते हैं कि सर झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, लड़कियों का जो ब्रेन का वजन होता है या साइज़ होता है वो छोटा होता है, लड़कों का क्या होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए लड़कों में दिमाग होता है। जो लड़के होते हैं उनका ब्रेन यहाँ पे होता है, जो लड़कियाँ होती हैं उनका घुटने पे होता है। सॉरी उनका भी यहीं पे होता है, ठीक है। अब ये जो ब्रेन होता है ना, अब इसको सेफ्टी चाहिए। जैसे आप पैसा रखना होता है तो तिजोरी में रखते हैं ना जी, तो लोहा का एक तिजोरी होता है, वैसे ही जो हमारा ब्रेन है उसको सेफ रखना है ना, तो उस पर एक क्रेनियम की हड्डी होती है। और ये क्रेनियम एक हड्डी नहीं होती है, लगभग 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। और इनके बीच में जॉइंट जैसा ऐसा ऐसे कुछ होता है, समझ रहे हैं बात को। इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट, यानी रिश्तेदार जॉइंट बोलते हैं। अब हुआ क्या था, एक बार की घटना बता रहे हैं। हम और हमारे चाचा जी नदी किनारे गए थे। हुआ क्या, कोई मुर्दा जलाया होगा तो उसका जो खोपड़ी होता है ना, ऐसे ही फेंका हुआ था। तो जो खोपड़ी था ना, उस पर ऐसे, यही समस्या होती है रिकॉर्डिंग करने में। अब देखिए बार बार बिजली काट दे रहा है। अब सरकार की ऐसी स्थिति है कि हमेशा देखो तो कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है, तो कभी तार टूटा हुआ है, बार बार बिजली काट रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, लग रहा है कि अमेरिका जैसा, अब फैसिलिटी दे रहे हैं बुरुंडी जैसा। हम लोग भी सोच के परेशान हैं कि आखिर उतना टैक्स दे रहे हैं, आखिर जा कहाँ रहा है। तो पता लग रहा है कि नेताओं के घर में एसी लगाने में, फार्चूनर खरीदने में, उसके बेटे को विदेश पढ़ाने में, फार्म हाउस खरीदने में, करोड़ों का संपत्ति घोटाला करने में चला जा रहा है। अब टैक्स डेवलपमेंट में बढ़िया से नहीं लगेगा, बढ़िया इंजीनियर हायर नहीं कीजिएगा, बढ़िया काम करने वाला हायर नहीं करेंगे, तो यही ना होने वाला है, बार बार बिजली कटबे करेगा। खैर छोड़िए, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो मैं बता रहा था ब्रेन के बारे में, और मैंने बोला था कि जो ब्रेन होता है वो जो कपाल की हड्डी होती है उसमें 8 होती है हड्डियाँ, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और उनके बीच क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है, रिश्तेदार जोड़ होता है, ताकि ये एक दूसरे को कॉम्पैक्ट रूप से पकड़े रहें। अब चूंकि जब हम छोटे होते हैं ना, तो ये उतने बढ़िया से कॉम्पैक्ट रूप से नहीं पकड़े होते हैं, लेकिन जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वो धीरे धीरे क्या होता है, खोपड़ी बड़ा होते जाता है और वो एक दूसरे को खूब क्लोजली पकड़ लेते हैं। अब मैं इस पर एक घटना बता रहा था आपको कि मैं गया था नदी किनारे। तो हुआ क्या कि जो मुर्दा जला जाता है ना, तो वहाँ पे एक खोपड़ी पड़ी हुई थी। अब हुआ क्या ना कि जो उसका ब्रेन था, आप लोग भी अगर खोपड़ी देखे होंगे ना तो आपको पता होगा, वहाँ पे ऐसे ऐसे ज्वाइंट करके बना हुआ था। समझ में आ रही है बात, उसी को फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे जुड़े हुए थे। अब हम गए थे अपने चाचा जी के साथ। अब जो हमारे चाचा जी हैं ना, वो थोड़े से रूढ़िवादी टाइप के आदमी हैं, पुरानी सोच वाले आदमी हैं। तो बोल रहे हैं क्या कि गौर नहीं हो तो देखनी हटे कि ऊपर हिंगे में कुछ कुछ लिखा रख हटे, और जो पढ़ लेवल ना वो पगला जाला। अब हम ऐसे गौर से देख रहे थे कि फिर क्या है, तो मेरे को एक चट्टी पकड़ा दिए, पढ़त रहो पगला जी ये तो, अरे वो कुछ लिखा हुआ थोड़े है, वो एक फाइब्रस जॉइंट है। समझ में आ रही है बात। तो आप लोग भी याद रखेंगे कि जो खोपड़ी होती है ना, उसमें 8 हड्डियाँ होती है, और उस 8 हड्डियों में क्या होता है, जॉइंट होता है। और वो जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, तो फाइब्रस जॉइंट होता है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये जो हड्डी होती है उसके नीचे मेनिजीज होता है, और उसमें एक लिक्विड भी भरी होती है, ठीक है, जिसको हम सेरिब्रल फ्लूइड भी बोलते हैं। और उसी के भीतर हमारा कोमल अंग ब्रेन होता है, और उसी ब्रेन की रक्षा करना इसका काम होता है। कि अगर कोई झटका भी लगता है ना, तो जैसे शॉकर होता है ना, तो शॉकर क्या करता है, पूरे झटके को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और आपको ऊपर झटका कम फील होता है। समझ में आ रही है बात। अगर न्यूटन का द्वितीय गति नियम पढ़े होंगे तो उसमें ये मिला होगा। तो ये एक शॉकर की तरह होता है, इसको कुशन प्रदान करता है। कुशन मैंने, समझ में आ रही है बात। ये एक रजाई की तरह, तकिया की तरह काम करता है, और उसको सेफ्टी प्रदान करता है। और कभी कभी होता है ना कि जोर से चोट लग गया, आप कहीं एक्सीडेंट हो गया, चाहे कोई लाठी से जोर से मार दिया, तो भीतर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। समझ में आ गई बात। ब्लड क्लॉट कर जाएगा और आपको बीमारी पकड़ लेती है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अब ब्रेन ट्यूमर होने की नौबतें नहीं आती है, पहले ही ब्रेन कैंसर हो सकता है। ब्रेन कैंसर होने की नौबतें नहीं आती है, जब ट्यूमर होगा ना, ब्लडवा जब जम जाएगा आपके ब्रेन में, तो उसी समय धीरे धीरे आपका न्यूरॉन्स काम करना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे आपकी स्थिति डैमेज होने लगेगी, और धीरे धीरे आप लोग क्या हो जाएंगे, आप लोग नहीं मतलब आदमी डेथ कर जाता है। अब हमें जानना है कि जो मानव मस्तिष्क होता है ये कितने भागों में बटा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग फोर ब्रेन। जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, यानी ब्रेन का बीच वाला हिस्सा, और मध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मिड, और मस्तिष्क का क्या हो जाएगा, ब्रेन। और जो तीसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, यानी कि हाइंड ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन होता है इसके कितने पार्ट होते हैं, तो जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में बटे होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब जो अग्र मस्तिष्क होता है इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेरिब्रम, अगर हिंदी जानना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। कहीं कहीं सेरेब्रम भी लिखता है तो उससे कन्फ्यूज नहीं होंगे।
और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं डाइएनसेफ्लॉन। और जो सेरिब्रम होता है इसके अलग अलग कार्य होते हैं, जो डाइएनसेफ्लॉन होता है इसके भी अलग अलग कार्य होते हैं। जो सेरिब्रम होता है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक बायां गोलार्ध में और एक दाहिने गोलार्ध में। एक को बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरे को बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। आगे चलकर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो दूसरा होता है डाइएनसेफ्लॉन, इसमें भी 3 को पार्ट्स होते हैं। ये छोटा हिस्सा होता है, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये लगभग 2/3 ब्रेन का घेरे रहता है, यानी कि लगभग 66%। समझ में आ रही है बात। और जो डाइएनसेफ्लॉन होता है इसमें होते हैं थैलमस, दूसरा होता है हाइपोथैलमस, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं एपिथैलमस। थैलमस क्या करता है कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है। हाइपोथैलमस बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख प्यास लगाने में मदद करता है, और भी इसके कार्य हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे। तीसरा है एपिथैलमस, ये हमारे सर्केडियन रिदम को यानी नींद के चक्र को कंट्रोल करता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है इसके भी पार्ट होते हैं, लेकिन इसके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं बता सकते हम। अगला है पश्च मस्तिष्क। ये जो होता है ना, ये भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं मस्तिष्क स्टेम। जो मस्तिष्क स्टेम होता है अब ये 2 भागों में बटा होता है। एक को बोलते हैं पोन्स बेरोलाई, और जो दूसरा पार्ट है उसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो मानव मस्तिष्क होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और जो अग्र मस्तिष्क होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, सेरिब्रम में और डायनसेफ्लॉन में। जो सेरिब्रम होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। इसके काम के बारे में आगे चर्चा करेंगे। जो दूसरा है डायनसेफ्लॉन है, इसमें भी 3 गो होते हैं, थैलमस, हाइपोथैलमस और एपिथैलमस। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, इसका काम अलग होता है। जो होता है तीसरा पश्च मस्तिष्क, इसका भी काम अलग अलग है। तो जो पश्च मस्तिष्क है इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेम। और जो मस्तिष्क स्टेम है इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है पोन्स बेरोलाई और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा है उसका नाम है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। तो अभी हमने ब्रेन का इंट्रोडक्शन लिया और उसके एक एक पार्ट्स के बारे में जाना। अभी हमने बताया कि जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। और जो पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो पहला पार्ट था उसको हमने बोला था सेरिब्रम, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायनसेफ्लॉन। अब हम जानते हैं कि आखिर अग्र मस्तिष्क किन किन कार्यों को नियंत्रित करता है, किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ब्रेन का जो सबसे अगला हिस्सा होता है वही हमारा होता है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। और हमने बताया कि यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो लगभग 80% हिस्सा घेरे रहता है। अब ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये लगभग 80% भाग को क्या करता है, घेर के रखता है। हमारा जो अग्र मस्तिष्क है ये 80% भाग को कवर करेगा, अब बाकी के 20% में बाकी सारे ब्रेन रहते हैं। तो अब इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, पहला होता है सेरिब्रम और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं डायनसेफ्लॉन। अब जो सेरिब्रम है उसको भी याद रखेंगे कि ये 2 गोलार्ध में बटा होता है। गोलार्ध यानी आधा हिस्सा होता है, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। उल्टा बोल दिए, ये होता है राइट हेमिस्फीयर और ये होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब इनका काम क्या होता है, जो बायां वाला हेमिस्फीयर है ना यानी लेफ्ट साइड वाला, उसका काम क्या होता है कि ये भाषा को, तर्क को और गणित को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। यानी जो लैंग्वेज आप समझते हैं ना वो किसकी सहायता से समझते हैं, तो जो आपका बाया गोलार्ध होता है यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ना, जो हमारा अग्र मस्तिष्क उसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है वो किसको कंट्रोल करेगा, तो भाषा को समझने में मदद करता है। तर्क यानी लॉजिक लगाते हैं ना आप कि अरेंज मैरिज करें कि लव मैरिज करें, गॉड होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब लॉजिक की बातें करते हैं ना, तर्क की बातें करते हैं ना, ये सब कौन कंट्रोल करने वाला है, बायां गोलार्ध। आप मैथ बनाते हैं इसके लिए भी यही होता है। आप गणित लगा रहे हैं कि रिया के पास जाएं कि प्रिया के पास जाएं, मैथमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। रिया है ढेर मानती है हमको लेकिन सुंदर नहीं है, प्रिया है सुंदर है लेकिन गड़ियाती है, किसके पास जाएं, पूरा मैथ लगा रहे हैं उसमें। तो इन सबको कंट्रोल कौन करेगा, बायां गोलार्ध। और जो दायां गोलार्ध होता है ये हमारा सुपीरियर पावर है, ये क्रिएटिविटी के लिए है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी नए चीज़ का सृजन करना या नई चीज़ों को बनाना, उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। कल्पना यानी आप थिंकिंग करते हैं, जैसे दुनिया में हर एक चीज़ नई नहीं होती है, वो थिंकिंग से ही पैदा होती है। जैसे मोबाइल बना है तो किसी की कल्पना में आया होगा उसके बाद ही ना बना है जी। तो ये थिंकिंग करने का काम जो होता है ये हमारा दाहिना गोलार्ध करता है, दायां वाला हिस्सा करता है। साथ में म्यूज़िक, कला, इन सब में यदि आप दिमाग लगा पा रहे हैं तो समझिए कि वो उसमें कौन सा हिस्सा काम करता है, दायां हिस्सा काम करता है। साथ में ये भी बात याद रखेंगे कि जो बायां हिस्सा होता है ना वो दाहिने वाले भाग को कंट्रोल करता है
और जो बायां वाला हिस्सा होता है वो दाहिने भाग को कंट्रोल करता है, यानी उल्टा काम करते हैं। ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो सेरिब्रम के 2 पार्ट आप लोग याद रखेंगे और उसके ये हल्के फुल्के जो कार्य हैं वो जान लीजिए। अब सेरिब्रम का जो कार्य होता है उसको हम जानते हैं। सेरिब्रम जो होता है इसको हम बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं, यानी कि जो हम बुद्धि लगाते हैं, चतुराई लगाते हैं, जो हमारे पास बुद्धिमानी होती है, उन सब का ये मेन सेंटर यही है, सेरिब्रम। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चा मंद बुद्धि होता है ना, तो समझ जाइए कि उसका जो सेरिब्रम है वो विकसित पूरी तरह से नहीं है, इसीलिए वो क्या है, मंद बुद्धि होता है, हमेशा देखिए सुस्त जैसा पड़ा रहेगा। सिंपल सी बात है, समझ जाइएगा कि उसका जो सेरिब्रम है वो ठीक से विकसित नहीं है। आप लोगों ने कितने ऐसे बच्चे को देखा भी होगा जो देखने में लगता है ना कि हमेशा लूजू पुचू सुस्त रहते हैं, तो उसको देख के फटाक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उसका सेरिब्रम है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। अब सेरिब्रम के डेवलप ना होने के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे आप किसी अच्छे घर से आते हैं, आपको खाना वाना ठीक से मिला, तो जो आपका सेरिब्रम है ना वो ठीक ठाक डेवलप करता है, और आपकी जो बुद्धि होती है, चतुराई होती है, वो हायर लेवल की होती है। और इस पर तो ढेर सारे तर्क भी हो जाते हैं कि हम ऊंचे कास्ट के हैं, ये नीचे कास्ट के हैं, तो भेदभाव करने के लिए रेडी हैं। लेकिन जैसे जब नौकरी की बात आएगी, आरक्षण की बात आएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण को हटा देना चाहिए। एक बात ये समझिएगा, रिसर्च में ये साबित भी हुआ है कि जो अच्छे परिवार से आते हैं ना, जिनकी पहले से स्थिति ठीक रही है, उनका ब्रेन भी ठीक से फंक्शन करता है, उनका ब्रेन ठीक से काम करता है। और वो मेरिटोक्रेसी चिल्लाते रहते हैं ना कि मेरिट के आधार पे कोई भी काम होना चाहिए। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि जिसको फूड बढ़िया से मिला, हर एक फैसिलिटी ठीक से मिला, जिसने दुखों को नहीं देखा, उसका ब्रेन क्या करता है, वो अच्छे से डेवलप करता है, ग्रो करता है। अब तुम ही सोचो, गरीब परिवार का बच्चा है, उसका सेरिब्रम ठीक से डेवलप है ही नहीं। अब सेरिब्रम ठीक से डेवलप नहीं होगा तो वो कहाँ से मैथ में उतना दिमाग लगा पाएगा, कहाँ से साइंस में दिमाग लगा पाएगा? आप उससे हमेशा तेज ही रहने वाले हैं, क्योंकि आप एक अच्छे घर से आते हैं, आपको वो सारी चीज़ें मिली जो उसको नहीं मिली है। 2 साल पढ़ाई करे, उसके बाद उसको नौकरी ना मिले, तो मजबूरन उसको जाके कहीं फैक्ट्री में लगना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और आपका मन है, आप 10 साल तक रेडी तैयारी कर सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पारिवारिक स्थिति ठीक है, साथ में मानसिक स्थिति भी ठीक है। तो ये भी बात याद रखेंगे कि जिसका सेरिब्रम डेवलप होता है वो अधिक बुद्धिमान और चतुराई से भरा होता है, ये बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बात याद रखेंगे कि जो सेरिब्रम का काम होता है वो सीखने में मदद करता है, याद करने में मदद करता है। यानी कोई भी चीज़ आप मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं ना, वो सारा का सारा जाके कहाँ पे स्टोर होने वाला है, तो सेरिब्रम में स्टोर होता है। साथ में निर्णय लेने के लिए यही जिम्मेदार है। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो उस डिसीजन में किसका हाथ होता है, सेरिब्रम का हाथ होता है। अभी हमने जस्ट क्या बताया कि ये लॉजिक, तर्क पे काम करता है। समझ में आ रही है बात? आप निर्णय ले रहे हैं किसी बात पे कि रियवा का चुनी कि प्रियवा का चुनी, तो रिया और प्रिया को चुनना है, तो इसमें लॉजिक लगा रहे हैं ना जी। या कोई लड़की है चुन रही है कि राकेश के चुनी कि मनीष के चुनी कि सचिन के चुनी, तो उसमें भी क्या है, लॉजिक है, तर्क है। वो देख रही है कि अरे वाह, मनीष है, गरीब है लेकिन दिल का अच्छा है, सचिन है तनी सा धोखेबाज है लेकिन सुंदर है, राकेश है इसके पास पैसे हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो अपना लॉजिक लगाएगी, तर्क लगाएगी, तब डिसीजन लेती है। आप लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें, उसमें पूरा आप तुलना खेल रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, सब का सब आपका यही सेरिब्रम काम कर रहा है। अगर सेरिब्रम को निकाल के बाहर फेंक दिया जाए तो इनमें से कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी बुद्धि और चतुराई खत्म, जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी फिनिश, खत्म। साथ में जो याद करने की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। अगला कार्य क्या है, संवेदी सूचनाओं। संवेदी सूचना का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, या स्पर्श करते हैं, या दर्द का अनुभव करते हैं, ये सब की सब संवेदी सूचनाएं हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को देख रहे हैं, अब ये भी जो देखने वाली क्रिया है ये सबसे पहले सेरिब्रम में नहीं आती है, सबसे पहले जाती है इस थैलमस के पास। अब आप गए हुए हैं, आपकी प्रेमिका ने ऐसे आपको छुआ, समझ में आ रही है बात, मज़ा आ गई, तो वो जब टच की है तो सबसे पहले सूचना कौन ग्रहण किया, थैलमस। और वो थैलमस किसके पास भेजा, सेरिब्रम के पास भेजा। और सेरिब्रम का काम होता है ना कि जो संवेदी सूचनाएं होती हैं उसको प्रोसेस करता है कि इसके बदले में क्या रिएक्ट करना है। अगर वैसे छू रही है ना, आप मूड में है तो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, अब है नहीं। अगर मूड नहीं है तो प्राण देना धरा देंगे। तो ये प्रोसेस करने का काम सेरिब्रम का होता है। तो देखने जैसे, सुनने जैसी और स्पर्श जैसी क्रियाओं का प्रोसेस इसी के पास होता है। ये प्रोसेस करने का काम करता है, ये उसको ग्रहण करके सेरिब्रम के पास भेजने का काम करता है। ये भी बात याद रखेंगे। आपको कोई गाली दे रहा है, आपके कान ने सुना, अब वो कान सुनेगा ना तो संवेदी सूचना को ग्रहण करेगा थैलमस, अब भेजेगा किसके पास, सेरिब्रम के पास कि जो देख तक का कहत अटे। अब ये सेरिब्रम डिसीजन लेगा कि इसकी आवाज़ मीठी लग रही है कि खराब लग रही है। प्रेमिका की आवाज़ है तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब पता लगा कि कोई जिसको आप नहीं चाहते हैं वो बार बार फ़ोन कर रही है, तो मतलब 4 गड़ जाएंगे उसको। तो ये प्रोसेस कौन किया, सेरिब्रम किया। डिसीजन कौन लिया, सेरिब्रम किया। तो ये प्रोसेस करने का काम करता है। चौथी बात है इसका लिम्बिक सिस्टम प्यार, नफरत, क्रोध, गुस्सा जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जो हमारे बॉडी में भावनाएं होती हैं ना, इमोशंस होती है ना,
उसको कंट्रोल करने का काम लिम्बिक सिस्टम का होता है। अब ये लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? अब लिम्बिक सिस्टम में दो चीज़ है, आप याद रखेंगे। एक का नाम है अमाइगडाला और जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम है हिप्पोकैम्पस। जो अमाइगडाला होता है ना, यही प्यार, घृणा, क्रोध, इन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ को प्यार हो रहा है तो ये सेरिब्रम ही करता है। प्यार दिमाग से ही होता है, दिल से नहीं होता है। तारा से हमारा दिल से प्यार हुआ, दिल से प्यार ना होला मुन्ना। दिल सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है, सोचने का काम सेरिब्रम का ही है। सेरिब्रम निकाल कर फेंक दीजिए ना। अब सेरिब्रम निकाल के फेंकेंगे तो उसी में ना अमाइगडाला होगा और हिप्पोकैम्पस होगा। अब अमाइगडाला निकाल कर फेंक देंगे तो ये सारे भावनाओं का कंट्रोल इसी के पास है। ना तारा प्यार हुई, ना नफरत हुई, ना क्रोध हुई, ना गुस्सा आई। कौन लड़की कहती है हाय मनीष क्या हाल है, तब वो तारा कुछ नहीं होखे वाला। मैं कौन बात नहीं खे कह, तू सोचिए ना पीबो कुछ। कोई आपसे नफरत कर रहा है, आराम से चुपचाप ऐसे ही है। प्यार कर रहा है, ऐसे ही है। गुस्सा कर रहा है, ये सब का सब कंट्रोल किसके पास होता है? सेरिब्रम के लिम्बिक सिस्टम के पास होता है। समझ में आ गई बात? तो ये अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस सेरिब्रम के ही क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें समझ गए कि सेरिब्रम का काम क्या क्या होता है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है उसका नाम है डायनसेफ्लॉन। अब डायनसेफ्लॉन में भी 3 पार्ट है, उसको याद रखेंगे। एक होता है थैलमस, दूसरा होता है हाइपोथैलमस और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं एपिथैलमस। तो जो थैलमस होता है ये संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है। संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है, सिर्फ लेता है, लेके सेरिब्रम को दे देता है और उसको प्रोसेस कौन करेगा? तो सेरिब्रम करता है। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो थैलमस क्या करता है कि संवेदी सूचनाओं को सेरिब्रम तक भेजने का काम करता है। दूसरा है हाइपोथैलमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं होमोस्टैसिस। याद रखेंगे इस बात को। ये आपका जो बॉडी है ना उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है? तो हाइपोथैलमस के पास होता है। तापमान को नियंत्रित करेगा, साथ में आपको जो भूख प्यास लगती है ना उसका भी कंट्रोल किसके पास होता है? हाइपोथैलमस के पास होता है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है जिसमें से आपका वृद्धि हार्मोन HGH निकलता है, जिससे आदमी क्या बढ़ती है? हाइट बढ़ती है, उसको भी कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है? हाइपोथैलमस का काम होता है। अब जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये ढेर सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखता है। समझ में आ रही है बात? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछता है एग्जाम में कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्यों, या 1 नंबरिया में भी पूछ लेता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्रंथि को। इन सब का कंट्रोल किसके पास है? हाइपोथैलमस के पास है। एक बात और याद रखेंगे, ये कामुकता को, यौन इच्छा को भी कंट्रोल करता है। यौन इच्छा का मतलब क्या होता है? काम की भावना, सेक्स की भावना। समझ में आ रही है बात? अब इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो हाइपोथैलमस। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हमारे ग्रंथ या धर्मशास्त्र होते हैं उसमें क्या बताया जाता है कि प्याज और लहसुन से बनी चीज़ों को कम खाना है या तेल मसाले से बनी चीज़ों को कम खाना है। क्योंकि वो क्या होता है ना कि वो जो आपका हाइपोथैलमस है उसको एक्टिव कर देता है और आप काम भावना में उत्तेजित हो जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो साधु संत होते हैं या जो ध्यान का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब के सब क्या होते हैं? ना लहसुन खाते हैं ना प्याज खाते हैं। अब उसके पीछे कई गो अलग अलग तर्क बताते हैं। वो बोलते हैं कि प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाना चाहिए कि जो प्याज होता है वो कुकुर के घुंघरू से बना है और जो लहसुन होता है वो कुकुर के नख से बना है। कुछ लोग और तर्क देते हैं कि भगवान जब यहाँ पे चले थे तो इससे ये जन्म हुआ, इससे ये जन्म हुआ, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। भले उनका तर्क अलग हो, समझ में आ रही है बात? आपको छुड़वाना चाहते हैं प्याज लहसुन, वो अलग बात है, लेकिन मेन कारण यही होता है कि ये आपके हाइपोथैलमस को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। आप खाएंगे ना प्याज लहसुन तो होगा क्या कि जो आपकी कामुकता है वो बढ़ जाती है। कारण क्या है कि ये आपके जो बॉडी होता है ना ये उसके टेम्परेचर को हाई कर देता है, ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है। अब ब्लड फ्लो फास्ट होगा ना तो आपकी कामुकता ऑटोमेटिक बढ़ ही जानी है। और आप लोग भी नोटिस किए होंगे ढेर तेल मसाला वाला चीज़ खा लेंगे तो समझ ही रहे हैं ना, अब लगेंगे तकिया फाड़ने। तीसरा है एपिथैलमस, ये मेलाटोनिन का उत्पादन करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन का नाम है। ये जो हमारा नींद का चक्र होता है ना इसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम, और सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम है मेलाटोनिन, और यही हमारे नींद के चक्र को कंट्रोल करता है। मतलब क्या है कि जैसे आप नींद से कब सोना है, कब जगना है, कब आपका नींद पूरा हो गया, ये सब का सब कौन याद दिलाने वाला है? तो मेलाटोनिन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं उनको कोई रोग हो गया, चाहे पुरुष उनको कोई रोग हो गया, तो जब हेवी दवाएं चलती हैं ना तो जो उनका बॉडी का हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और उनको नींद नहीं आती है, रात रात भर जगले रह जाएंगे। और जब जागे रहेंगे तो आपका बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाएगा। जैसे कोई भी मशीन है लगातार नहीं ना चल सकती है जी, आपका बॉडी है लगातार नहीं चल सकता है, इसको रेस्ट की आवश्यकता है। और वो रेस्ट किससे मिलने वाला है? तो सोने से मिलने वाला है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका बॉडी कैसे रिकवर करेगा? तो उसी के लिए डॉक्टर क्या करता है कि जो नींद की गोली होती है उसमें क्या होता है? तो मेलाटोनिन होता है। आप जाकर सर्च भी मार के देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो मेलाटोनिन का टैबलेट मिल जाएगा आपको। वो नींद के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
आपको ऐसे भी टेंशन की समस्या है तो आप आराम से डॉक्टर से थोड़ा प्रिस्क्राइब कर लीजिए और लेकर मेलाटोनिन यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको नींद प्रॉपर ढंग से आए। जब नींद प्रॉपर ढंग से आएगा ना तो आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन करता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक किताब पढ़ा था जिसका नाम था ब्रेन रूल्स। तो उसमें ऑथर जो है ना जॉन मडीना, वो बताते हैं कि जो नींद है ना ये हमारे लिए बहुत कंपलसरी होता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नींद प्रॉपर नहीं लेंगे ना तो जो आपका हार्मोनल सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, आपके ब्रेन की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। इससे एकदम सीधे जोड़ के बताए हैं कि नींद प्रॉपर लेंगे ना, इस पर रिसर्च भी हुआ है कि जो व्यक्ति नींद प्रॉपर लेते हैं ना उनका ब्रेन ठीक से फंक्शन करता है। एक बार मैंने वो क्लिप भी देखा था जिसमें नरेंद्र मोदी का जो सलाहकार होता है, वो नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना कि मैं भाषण दे रहा हूँ तो मैं लड़खड़ा जा रहा हूँ बोलने में, तो वो बताया कि आप प्रॉपर ढंग से नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी बात याद रखेंगे कि जो नींद होता है ना आपके बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बोलेंगे सर तब माजा जी सूते में कुंभकर्ण के रिकॉर्ड तोड़े के फेर में बनी हम, ना मुन्ना ना, वैसे नहीं करना है। रिकॉर्ड तोड़ने के फेर हम लगेंगे ना, अब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना तो खतरनाक होती है। अब पानी भी चाहिए आपको, पीने के लिए चाहिए, ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आता है ना, आदमी डूब भी सकता है। वैसे ही नींद है ज़रूरी है। जैसे आप एक एडल्ट हैं, 15 साल से ऊपर हैं, तो आपको कम से कम 7 घंटे 20 मिनट की नींद लेनी चाहिए। 7 घंटे 20 मिनट का नींद आपके लिए क्या रहेगा, पर्याप्त रहने वाला है। अर्थात रात को 10 बजे सोइए तो सुबह 5:20 पर उठ जाइए ना, मैंने लगभग आसपास 7 घंटा 20 मिनट, 7.5 घंटा 8 घंटा लगभग इतना नींद लेना जरूरी है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है, वो मालिक साहब 12-12 घंटे सोते थे। अब ऐसा नहीं समझना है कि सर सोने के चलते वो साइंटिस्ट बन गए क्या, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो प्रॉपर ढंग से नींद लिया करते थे और उनका IQ 160 से ऊपर था। बोलेंगे सर तो बड़ा सुतक्कर रहन, सुतक्कर ना रहन, कामों करते रहन, तारा लोग नहीं ना के रील्स पेड़ के तब सुतते रहन, वो अपन काम करते रहन, ओकरा बाद ये सब पे फोकस करते रहन, बुझल लो। तो मेलाटोनिन यही उत्पादन करेगा एपिथैलेमस, और ये आपके सर्केडियन रिदम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये जो ब्रेन रूल है ना, बड़ा बढ़िया किताब है, रुकिए ना मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ और 12 रूल बता दूंगा जिससे ब्रेन बढ़िया से फंक्शन करता है। और आप देख लेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि शायद आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जॉन मडीना किताब बड़ी फेमस है, बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। आगे इस पर चर्चा करेंगे कभी टाइम मिलता है तो ये रहा हमारे अग्र मस्तिष्क के बारे में। अब चलिए हम आगे चलते हैं, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है।